हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए B.Tet S.Tet कंप्यूटर साइंस में दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, लिंकर, लोडर, ये सब टॉपिक डिस्कस करूंगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 23 होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है क्या। जैसे हम लोग आपस में बोलचाल भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे की भाषाओं को आदान प्रदान करते हैं और समझते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी डायरेक्ट भाषा कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, समझिए। तो इसलिए एक अलग सी भाषा जो है कंप्यूटर यूज करता है और उसका एक डिफरेंट जो है दोस्तों ग्रामर होता है, वही होता है दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषाएं, समझिए। यही दोस्तों आपको इस चीज में सीखना है। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है तथा हमारी सामान्य बोलचाल भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को वो नहीं समझता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, नहीं समझता है। इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की भाषाओं या प्रोग्राम में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। समझ में आया। देखिए, आजकल हम देखें दोस्तों तो ये जितनी भी अलग अलग तरीके की भाषाएं बनी हैं, ठीक है, मतलब इन भाषाओं की अपनी एक अलग सी व्याकरण होती है और जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं उनके व्याकरण का हमें पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, आजकल एक तरीके से कहा जाए तो इसका एक प्रचलन चल गया है नई नई भाषाओं का आना। ठीक है, ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच में संपर्क स्थापित करती हैं दोस्तों। कंप्यूटर उनके माध्यम से दिए गए निर्देशों को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है। ये निर्देश इस प्रकार के होते हैं कि उनका क्रमशः पालन करने से कोई कार्य पूरा हो जाता है दोस्तों। समझ में आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार क्या है उसको समझिए दोस्तों। अब सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों बाइनरी लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझिए थोड़ा सा। देखिए, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो 0 और 1 की होती है और हमारी जो भाषा होती है दोस्तों वो ABCD की होती है, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज की होती है। ABCD से मैच करवा दो, कोई भी चीज लिख दो, उसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता है दोस्तों। अगर कंप्यूटर ABC भी लिखा है तो इसका अलग से एक कोड होता है। जैसे कैपिटल A का कोड क्या होता है दोस्तों, वो होता है 65। कैपिटल B का कोड कितना होता है, 66। कैपिटल C का कोड होता है 67। अगर हम इसी पे दोस्तों स्मॉल a का कोड लिखें तो 97 होता है, स्मॉल b का कोड लिखें तो 98 होता है। इसी तरीके करके स्मॉल z का कोड लिखें तो 122 होता है और इसका दोस्तों यदि कैपिटल Z का कोड लिखें तो 90 होता है। समझिए, तो इस तरीके से दोस्तों हर एक का कोडिंग होता। अब इसको भी वो फिर बाइनरी में कन्वर्जन करने के बाद कंप्यूटर उस चीज को समझता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए यहां पे इस प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर को आसानी से समझा जाता है जो 0-1 के फॉर्मेट में लिखा होता है। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसी को बाइनरी लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसी को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और डिटेल आपको थ्योरेटिकल मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए मशीन लैंग्वेज पहला क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज मतलब हम 0-1 के कॉम्बिनेशन से जो लिख देते हैं वो मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसी को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, देखिए इस भाषा में लिखे गए सारे निर्देश कंप्यूटर के बिना किसी ट्रांसलेटर के डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। इसलिए इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। जैसा अगर आप 10 लिखते हैं तो इसका बाइनरी क्या होगा, 1010 होगा। समझ में आया।
इसी तरीके दोस्तों हम सारे जितने भी कोड लिखते हैं उनको हम बाइनरी में लिख लेते हैं और डायरेक्ट इसको मशीन इसको समझ सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं बाइनरी लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लेवल मींस मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के दौरान यूज होती थी। मशीन भाषा को प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था। समझ में आया? अब असेंबली लैंग्वेज में आ जाते हैं दोस्तों। असेंबली, अब एक लाइन में अगर हम असेंबली की बात करें दोस्तों, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज है। समझिएगा ध्यान से, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के जो बीच की लैंग्वेज है दोस्तों, बीच की लैंग्वेज वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। देखिए, इसमें 0,1 के बदले कुछ न्यूमोनिक कोड्स, मतलब ये न्यूमोनिक कोड्स में लिखी जाती थी। ठीक है, न्यूमोनिक्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। इस भाषा को बाइनरी लैंग्वेज का इंप्रूव वर्जन कहा गया क्योंकि यह भाषा समझने में आसान होती थी। इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे ADD, ऐड, टोटल आदि। ठीक है, कंप्यूटर नहीं समझता था, इसलिए इसे मशीन भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था, जिसे दोस्तों असेंबलर ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक, समझ में आया इतनी चीज? हाई लेवल लैंग्वेज, इस भाषा को इंसान आसानी से समझ सकता था। ठीक है, कंप्यूटर में मनचाहा प्रोग्राम भी बना सकता था क्योंकि भाषा में इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता था, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट ch, CLR, SCR, इफ एल्स, स्विच, इंट, etc। ठीक है, इसमें प्रोग्राम करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ 0,1 की ही भाषा समझता है, इसीलिए इसे 0 और 1 में बदलने के लिए ट्रांसलेटर या कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ये ट्रांसलेटर, कंपाइलर हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करता है दोस्तों। अब यहां पे समझिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है। समझिए, मशीन लेवल लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और असेंबली लेवल लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लेवल के बीच की इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। यहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से 110% मैं बोलता हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर एक पेपर में यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिस भी पेपर के सिलेबस में ये चीज है। आगे देखिए, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 मींस बाइनरी लैंग्वेज के रूप में लिखी जाती है, जहां 1 को ट्रू माना जाता है, 0 को फॉल्स माना जाता है। असेंबली लैंग्वेज अंग्रेजी के सिंटैक्स न्यूमोनिक कोड्स होते हैं, जिसे इंटरप्रिएटर और कंपाइलर द्वारा निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने के बाद CPU द्वारा समझा जाता है। मशीन लैंग्वेज को समझना कंप्यूटर के लिए काफी आसान होता है, या यूं कहे मशीन लैंग्वेज केवल कंप्यूटर के लिए ही होती है, जबकि असेंबली लेवल को समझना कंप्यूटर के लिए काफी मुश्किल होता है। हम कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज मनुष्यों के लिए होती है, मींस ह्यूमन अंडरस्टैंड ओरिएंटेड होती है। देखिए, CPU सीधे मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, कंपाइलर या असेंबलर की जरूरत इसमें नहीं होती है, जबकि प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज को समझ सकते हैं। हालांकि CPU असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वो दोस्तों जब असेंबलर ट्रांसलेटर उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है, तब उसको समझ पाता है CPU। आगे देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड और इंस्ट्रक्शन को याद करने में बहुत मुश्किल होती है। असेंबली लैंग्वेज के कोड और इंस्ट्रक्शन को याद करने में मशीन लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा आसान होता है। मशीन लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मशीन लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसे किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेशली बनाया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन करना मशीन लैंग्वेज की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे देखिए, CDS, DVDS एंड ब्लूरे डिस्क आदि में मशीन लैंग्वेज का यूज होता है।
जबकि असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग इन निम्न एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे डिवाइस ड्रिवन, लो लेवल एम्बेडेड सिस्टम आदि, रियल टाइम सिस्टम आदि में किया जाता है। अब देखिए ये जो एग्जांपल है दोस्तों, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होता है, असेंबली लैंग्वेज मशीन पर डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखिएगा। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए अलग से ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज को समझता है। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो ट्रांसलेट करता है। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होता है क्योंकि सभी डाटा पहले से ही बाइनरी रूप में होते हैं। असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब दोस्तों आ जाइए आप हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है जो आप प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हो, वो हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। इसे डायरेक्ट जो है कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक होता है दोस्तों ये, बस एक बार आप अंडरस्टैंड हो जाएं तो समझ लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। देखिए वे कंप्यूटर लैंग्वेज जिनके निर्देश इंग्लिश में लिखे होते हैं और उन्हें अन्य विशेष प्रोग्राम के द्वारा मशीन भाषा में ट्रांसलेट किया जा सके, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज में दो तरीके के दोस्तों देखिए ट्रांसलेटर यूज होते हैं। एक होता है कंपाइलर, ध्यान से समझिएगा, कंपाइलर, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। अब दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है दोस्तों? कंपाइलर है कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, मतलब पूरा का पूरा पेज ही जो है कंपाइलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए कंपाइलर ज्यादा फेमस है। इंटरप्रेटर क्या है दोस्तों? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। अच्छा दोस्तों देखिए, लाइन बाय लाइन जब कन्वर्ट करता है तो ये प्रोग्रामर के लिए दोस्तों, प्रोग्रामर के लिए बहुत ही उम्दा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब प्रोग्रामिंग करता रहता है कोई प्रोग्रामर तो वो लाइन बाय लाइन दोस्तों उसमें एरर मिलते रहते हैं और उसको सॉल्व करने में उसकी आसानी होती है, इसलिए इंटरप्रेटर दोस्तों प्रोग्रामर के लिए अच्छा है और प्रोग्रामर ओरिएंटेड भी होता है ये। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में आप जो है अंतर खुद जो है आप यहां से अंडरस्टैंड होंगे, खुद ही पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मैंने उस ऊपर जो है दोस्तों असेंबली लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में बता दिया अंतर, तो अब इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए आप खुद ही उस चीज को समझ लेंगे। आगे देखिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बेसिक टर्म क्या होते हैं इनको समझते हैं। एक होता है दोस्तों लिंकर, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लिंकर क्या है? जब वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है, जिसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए जब हम जैसे जो भी हमारे पास जो भाषा है उसी को वास्तविक भाषा कहते हैं। ठीक है, वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन मतलब बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है दोस्तों? इसको ट्रांसलेट करता है, जो इस प्रकार प्राप्त होने वाला आउटपुट का ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है, जिसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है? .exe जो फाइल होती है दोस्तों वही एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। समझ में आया? वो है दोस्तों लिंकर। अब लोडर क्या है इसको समझिए। लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है। समझ में आया? मेन मेमोरी में लोड करता है। मेन मेमोरी कौन सा आएगा दोस्तों? रैम। ध्यान रखिएगा, दो तरीके की मेमोरी होती है, रैम और रोम। समझ में आया?
रैम कहिए आप, प्राइमरी में इस तरीके करिए। मेमोरी के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही दोस्तों टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। समझ में आया? प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, फिर रैम और रोम होता है। रैम के क्या होता है दोस्तों? फिर से इसके पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम होते हैं। रोम के उधर कितने पार्ट होंगे दोस्तों? ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सब पार्ट होते हैं। और पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उधर दोस्तों मैग्नेटिक के फिर से जो है मैग्नेटिक के पार्ट बनेंगे, कौन कौन से? ऑप्टिकल डिस्क वगैरह बनता है और मैग्नेटिक मेमोरी बनता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल डिस्क में आएगा, सीडी डीवीडी ये सब आएंगे। समझ में आया? ये सब तो आपको रटा होगा जहां तक मुझे मानना है, ठीक है। इसी तरीके तो आगे समझिए, इसको रैम एक तरीके से कहिए, रैम में इसको लोड करने का कार्य करता है। यह एक निर्देशों की श्रृंखला है। निर्देश क्या है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का क्या है दोस्तों? ये श्रृंखला है जो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मेमोरी में भेजती है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो डिस्क पर पड़ी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी पर लोड करता है और इसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया जाता है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? इसको मैंने बता चुका है, आगे फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। असेंबलर क्या है? असेंबलर थोड़ा समझिए। देखिए, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीन भाषा में करता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम का सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। कंपाइलर क्या है दोस्तों? अब देखिए, इसका एक लाइन में मैं जैसे कि अभी बताया कि असेंबलर क्या होता है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। असेंबलर ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को। अब देखिए यहाँ पे कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या? हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज, पेज बाय पेज। और ये क्या करता है दोस्तों? लाइन बाय लाइन करता है। मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन जो है फिलहाल हाँ इसमें लिख लीजिए लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और ये पेज बाय पेज करता है। लाइन बाय लाइन, देखिए हर बार बी बन जा रहा है, सॉरी। लाइन बाय लाइन करता है और ये पेज बाय पेज करता है। अब यहां से आपको पूरा क्लियर होगा, पेज बाय पेज, ठीक है। यहां पे देखिए, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का ट्रांसलेटर एक बार में ही, ये देखिए यहां पे मिल गया ना वो शब्द दोस्तों जो मैं बार बार बताता हूं, एक बार में ही मशीन भाषा में कर देता है, ठीक है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीन भाषा के निर्देशों में बदल देता है। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में अधिक समय लेते हैं। अब यहां पे समझिए, हमारे पास असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रिएटर हो गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहां पे मैंने असेंबलर को इंटरप्रिएटर समझ लिया था क्या? ठीक है, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, इसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पे इसको काटिए, ठीक है, इसको हटाइए यहाँ पे, ठीक। और देखिए असेंबलर क्या है? वो जो न्यूमोनिक कोड में असेंबली लैंग्वेज लिखा रहता है, असेंबली लैंग्वेज लिखा रहता है, उसको जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। मैं इसको इंटरप्रिएटर समझ लिया, ठीक है। यहां पे देखिए, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीन में करता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम सोर्स कोड
सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रोग्राम प्राप्त होता है जिसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब ये न्यूमोनिक कोड्स में जो लिखी होती है असेंबली लैंग्वेज में, उसको लो लेवल लैंग्वेज मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। समझ में आया? यहां पे दोस्तों, यहां पे मुझे लिखना चाहिए लाइन बाय लाइन, मैं ऊपर लिख दिया हूं। ठीक है, ये देखिए लाइन, और मैं हर बार जो है डिफिनीशन आपको सही ही बताया है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या है? कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ठीक है, वो इंटरप्रेटर का काम का है। ये जो है प्रोग्रामर के लिए ज्यादा जो है अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन में एरर बताता है, जिससे प्रोग्रामर जो है हर एक लाइन पे उस एरर को फाइंड करता है और उसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना बड़ा इशूज नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, या किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीन भाषा में करता है, परंतु यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन स्टेटमेंट को मशीन भाषा में अनुवाद करता है और उसका पालन कराता है। इनका पालन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम के अगले कथन को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। मूलतः कंपाइलर और इंटरप्रिएटर का कार्य समान होता है। अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है, वहीं इंटरप्रिएटर कुछ नहीं बनाता है। इसीलिए इंटरप्रिएटर का प्रयोग करते समय हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया दोस्तों? अब यहां पे आ जाइए दोस्तों, कुछ उच्च स्तरीय मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज और इसके एप्लीकेशन एरिया हैं, उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। फॉरट्रेन 1957 जब ईयर आया फॉरट्रेन का, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ पे ये फॉर से फार्मूला होता है और ट्रांस से ट्रांस से ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, 1957 में ये बनाया गया। प्रोग्राम के एक समूह ने बेल प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया था। प्रोग्रामर्स के एक समूह ने इसको बेल लैब में विकसित किया था। गणित के क्षेत्र के लिए, विशेषकर कैलकुलेशन के लिए इसे बनाया गया था। और ये नेचर इसका कैसा है दोस्तों? इसका है कंपाइल्ड है। यहां पे देखिए एल्गोल, एल्गोल क्या है दोस्तों? 1958 में आया है। अब पहले एल्गोल का फुल फॉर्म देखिए, एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो एल्गो यहां से एल्गोरिथम बनता है और यल से दोस्तों लैंग्वेज बनता है। ये बहुत बार दोस्तों ये पूछी गई लैंग्वेजेज हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए 1958 में यूरोपियन तथा अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक ने सामूहिक रूप से इसे विकसित किया गया। वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए बनाया गया और इसका नेचर कैसा है? ये कंपाइल्ड है। अब इसके बाद आया तो दोस्तों लिस्ट प्रोसेसिंग है, जिसे आप लिस्प के नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों 1958 में आया। जैन मैकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में इसे विकसित किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसका बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, और यहां पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसका एप्लीकेशन एरिया कहां है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। और कंपाइल्ड और इंटरप्रिएटेड दोनों है। इसके बाद आया दोस्तों कोबोल। देखिए कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन और यहां पे देखिए कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सॉरी यहां इस तरीके से आप करिए, CO से दोस्तों कॉमन हो गया और B से बिजनेस हो गया और O से ओरिएंटेड हो गया और L से लैंग्वेज हो गया। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये है इसका फुल फॉर्म, जो 1959 में दोस्तों बनाई गई थी। ग्रेस हुपर ने इसे विकसित किया था और इसका बिजनेस पर्पज से इसको बनाया गया था। इसका क्षेत्र क्या है? बिजनेस पर्पज है और नेचर क्या है? कंपाइल्ड है। फिर दोस्तों बेसिक बनी, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक्स इंस्ट्रक्शन कोड, उसे बेसिक कहते हैं। 1964 में बनाया गया। जॉन डी केमेनी और ई कुर्टज ने
डार्टमाउथ कॉलेज न्यू हैम्पशायर में विकसित किया था। शिक्षण कार्य के लिए इसका यूज किया गया था। इसका क्षेत्र क्या था? शिक्षण कार्य, और नेचर क्या था? इंटरप्रिटेड था। उसके बाद दोस्तों पास्कल आया 1970 में। निकोलस विर्थ ने इसे विकसित किया था, शिक्षण कार्य के लिए किया था। नेचर कैसा है? कंपाइल्ड है। सी आया दोस्तों 1972 में। डेनिस रिच ने बेल प्रयोगशाला में मींस बेल लैब में इसे विकसित किया था। ठीक है, और वहां पे फार्मूला ट्रांसलेशन भी बेल लैब में ही विकसित किया था, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इसका एरिया था, और नेचर का था कंपाइल्ड था। C++ दोस्तों 1983 में आया, जिसको बाजार ने स्टोट्रप्स ने बेल प्रयोगशाला में ही विकसित किया था। सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए इसका क्षेत्र था, और नेचर का था कंपाइल्ड था। फिर दोस्तों जावा आया, जो बहुत फेमस था। 1995 में जावा आया। जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में विकसित किया, और इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में इसका एरिया था, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों था। ठीक है, आगे देखिए। कंप्यूटर प्रोग्राम के मेथड को जानने के लिए निम्न टर्म का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। एक सिंटैक्स और दूसरा सिमेंटिक। सिंटैक्स क्या है दोस्तों? इसको समझिए। या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का एक तरीका प्रदान करता है। इसका स्टेटमेंट के अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, समझ में आया? यह भाषा में ग्रामर और स्ट्रक्चर से संबंधित होता है। और फिर सिमेंटिक क्या है? यह प्रोग्राम की एक योजना बनाता है दोस्तों। इसे विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और स्यूडो कोड। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगा दोस्तों, वो फ्लो चार्ट लाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो होगा मेरा दोस्तों फ्लो चार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उस फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम शायद मैं एक ही में कर दूं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों को मैं एक में ही आगे लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर प्रस्तुत कीजिए। तभी दोस्तों जैसे आप कमेंट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।